नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से है और खबर यह है कि इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। असल में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से पाकिस्तान में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इमरान खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कल नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग से पहले रिजाइन कर देंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इमरान ने दूसरी बड़ी बात यह कही है कि वो शहबाज शरीफ को कभी अचकन नहीं पहनने देंगे, यानी शहबाज शरीफ को वो पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनने देंगे। अब से थोड़ी देर बाद इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को एड्रेस करेंगे और उस पर अपना इरादा जाहिर करेंगे। लेकिन इमरान ने आज अपनी पार्टी के एमपी से कहा कि वो लोगों के बीच में जाएं और जनता को यह बताएं कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने विदेशी ताकतों की मदद से उनकी सरकार को हराने की कोशिश की। इमरान खान ने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में फॉरेन पावर्स की इंटरफेरेंस की जांच करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है। इमरान ने इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को बनाया था, लेकिन मेरी जानकारी है कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने इस इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड करने से इनकार कर दिया है। इस जेआईटी को इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में विदेशी ताकतों की साजिश की जांच करनी है। इमरान खान का इरादा साफ है, पाकिस्तान में जब भी चुनाव होंगे तो वो इसी फॉरेन पावर के इंटरफेरेंस को बड़ा इशू बनाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों का इरादा भी बिल्कुल साफ है। वो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान को हराएंगे, फिर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान के बुरे हालात के लिए इमरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। इमरान खान के खिलाफ विरोधी दलों की रणनीति क्या होगी, इसका अंदाजा आपको पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बात सुनकर चलेगा। नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में है, कई साल से पाकिस्तान से बाहर है। इमरान की सुप्रीम कोर्ट के हाथ पर नवाज शरीफ ने कहा कि जिस इंसान ने पाकिस्तान को भुखमरी के कगार पर पहुंचाया, उस इंसान से पाकिस्तान को निजात मिली है। पाकिस्तान के लोगों को इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना ये शख्स पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां ले जाता। पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो, माशाअल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मुआशी तौर पे तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक अपना बहुत ही ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां कभी तसव्वुर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आज निजात मिली है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा देखें। आज डॉलर जो है वो तकरीबन 200 तक पहुंच रहा है, यानी 190 तो पहुंच गया डॉलर आज। और पाकिस्तान की मईशत का जो हाल हो गया है और लोग बेचारे महंगाई के हाथों इतने तंग हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हैं, वो पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी के लीडर अभी से ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उनकी सरकार बन गई हो। मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा, नई सरकार बनी तो इमरान खान पर करप्शन का मुकदमा चलेगा, उनकी वाइफ बुशरा बीवी को भी तलब किया जाएगा। अगर आपको वजीर आजम की कुर्सी से हटाने की साजिश हो रही थी इमरान खान साहब, तो फिर आपने खुद इस्तीफा देकर असेंबली डिसॉल्व क्यों की? आप क्यों सहूलतकार बने उस साजिश के? आपने तो खुद अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया, आपने खुद पार्लियामेंट के अंदर असेंबली डिसॉल्व की, तो यही तो बैरून मुल्क साजिश चाहती थी। आप एक झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बहरूपिये हैं, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। और अगर आप कहते हैं ना लेटर गेट कमीशन बनना चाहिए, अब सिर्फ एक ही कमीशन बनेगा जिसका नाम होगा फरा गेट कमीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब आपका ट्रायल होगा, आपकी अहलिया का ट्रायल होगा और वो तमाम लोग जो इस लूट मार में, जो इस आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में आपके साथ मुलव्वस थे, उन सब को गिरफ्तार किया जाएगा और अवाम के सामने पेश किया जाएगा।
इन नेताओं की बातें सुनकर साफ पता लगता है कि उनके इरादे क्या हैं और इमरान खान को कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इमरान कहे कि उन्होंने तो सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया, पाकिस्तान को मैं पॉलिटिक्स में आता ही ना अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, क्योंकि अल्लाह की बाय द वे सबसे बड़ी उसका तोहफा होता है कि इंसान को ईमान। असल में चेंज इंसान में आता ही तब है जब उसके दिल में ईमान आ जाए। जो आपका बिहेवियर है वो चेंज ही होता है बिलीफ के साथ, नहीं तो आप हमेशा अपनी जीन्स के, अपनी इन्वायरमेंट के, आप उसके गुलाम रहते हैं, आप चेंज नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने लोगों को चेंज होते देखा वो सिर्फ जब अंदर से ईमान आपको चेंज करता है। तो मेरी और ज़िंदगी थी, चेंज हो गया। तो पॉलिटिक्स में मैं आया सिर्फ मेरे में ईमान था कि ईमान जो है दो रास्ते हैं ना, एक तो अपनी ज़ात का है, आप अपने लिए ज़िंदगी गुजारें। और मैं जब क्रिकेट छोड़ी मुझे किस चीज़ की कमी थी, और क्रिकेट के ऊपर थोड़ी कम मैच के एनालिसिस करता रहता तो बड़े आराम से सारी ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब आप में ईमान आ जाए तो अल्लाह फिर आपको जितना देता है उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारी दे देता है कि आप बाकी इंसानियत के लिए क्या करते हैं। सो आपकी ज़िंदगी इधर से चेंज होती है। ये जो दो रास्ते चेंज हैं कि एक रास्ता सीधा रास्ता और एक तबाही का रास्ता, तबाही का रास्ते में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, और अगर उसके पास पैसा है तो वो अपने लिए खर्च करता है, या फेम है तो अपने लिए उसका इस्तेमाल करता है। जब आपको ईमान आ जाए तो आप पे अल्लाह जिम्मेदारी डाल देता है कि आप इससे, जो मैंने सारी नेमतें तो अल्लाह की तरफ से है ना, तो जो मैंने आपको नेमत दी, इन नेमतों से आपने लोग इंसानियत के लिए क्या किया। तो बेसिकली ये फ़र्क होता है ईमान में और जब आप ईमान के बगैर ज़िंदगी गुजारें। तो जब मेरे में ईमान आया तो तब मैंने सोचा, पहले मैंने हॉस्पिटल के ऊपर पूरा जोर लगाया, बनाया, और उसी दौर में मैंने रियलाइज़ किया कि असल में तो पाकिस्तान में फलाई रियासत की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मुल्क बना था इस्लामी फलाई रियासत, जो हमारा नज़रिया पाकिस्तान है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आके इस नज़रिए के पीछे चलूं। तो मैं पॉलिटिक्स में आया इसलिए था। आज इमरान खान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी सरकार गिराने में विदेशी साजिश, इसको वो बड़ा इशू बनाएंगे, और इस विदेशी साजिश की जांच के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाने का फैसला भी सुना दिया। फवाद चौधरी ने इस कमीशन का ऐलान करते हुए बताया कि कमीशन की अगुवाई पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसर करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में यह भी तय किया गया कि कल पार्लियामेंट के बंद कमरे में उस चिट्ठी पर भी चर्चा होगी जो इमरान खान ने उनकी सरकार गिराने में विदेशी साजिश के सबूत के तौर पर सामने रखी है। और एक बात और, इमरान खान ने आज कैबिनेट की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन की भी निंदा की। इमरान ने कहा कि 3 महीने में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया। कहा इससे पार्लियामेंट की हैसियत कम हो गई है, यह तो अदालत ने चुनी हुई हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया। अगर आज पाकिस्तान को न बचाया गया तो पाकिस्तान गुलाम हो जाएगा, दोबारा 1940 के दौर में पहुंच जाएगा। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है, जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। सो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए, और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा अहम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी गुलामी में जाने को चला जाएगा, और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी।
इमरान खान विदेशी साजिश को एक बड़ा इशू बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसकी जांच के लिए जिन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को उन्होंने हेड बनाया था, इस जांच कमीशन का चीफ बनाने का फैसला किया था, उन जनरल साहब ने इस पचड़े में पड़ने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने कहा वो किसी जांच कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक फोन आया था, फोन करने वाले ने कहा कि वो किसी जांच कमीशन का हिस्सा न बने। अब फोन करने वाला कौन था? फौज का अफसर था, किसी पार्टी का नेता था, ये तो लेफ्टिनेंट जनरल ने नहीं बताया। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद फवाद चौधरी जो कह रहे थे वो कल के फैसले पर कमेंट है, लेकिन शेख राशिद ने जो कहा वो इशारा है इमरान खान का अगला प्लान क्या होगा, वो क्या कर सकते हैं। चर्चा इस बात की है कि इमरान खान अपनी पार्टी के एमपी से इस्तीफा देने को कह सकते हैं। आज शेख राशिद ने कहा कि इमरान खान और उनके सभी सांसदों और विधायकों को इस्तीफे दे देने चाहिए। अपने चोरों और लुटेरों को बाहर ले जाके भगवा के ले जाती हैं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है और एक जिंदा कौम महसूस कर रही है कि बाज गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी उन्हें इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है और ये वक्त करीब है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली मोहल्ले और कूचे में लड़ेंगे। और मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफे दे दें, क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान में अपनी सोचों को मसल्लत करना चाहती हैं और आज़ादी को सलब करना चाहती हैं, हमारी गैर जानबदारी को सलब करना चाहती हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। घड़ी दो घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया है। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो, मुझे पता था कि मसले क्या हैं। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो यानी नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर राज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूं कि हमें यक ज़बान होके मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं, ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियाँ हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। इसके खिलाफ एक ही हल है। तमाम पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है, कौम को सब कुछ समझ। लेकिन इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले विपक्षी दल अपनी सफलता को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। अब नवाज शरीफ की पार्टी के नेता इमरान खान से कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद बदले हुए हालात में उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। नई हुकूमत उनके साथ इज्जत से पेश आएगी। नवाज शरीफ की सरकार में एक जमाने में होम मिनिस्टर रहे एहसान इकबाल ने कहा कि इमरान खान को सच्चा विपक्षी नेता बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नई हुकूमत उनको बैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका जमहूरी मुकाम देगी और कोशिश करेगी कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर हम मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए कौमी एजेंडास पे काम करें। हमारी सियासत जुदा जुदा हो सकती है, हमारे सियासी नज़रियात जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन हम सब की शनाख्त और पहचान पाकिस्तान है। जहां पाकिस्तान की बात है उसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है मुस्लिम लीग नून कौन है, पीटीआई कौन है या किसी और जमात से कौन है, हम सब अव्वल पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हुकूमत
मजीद जाते हुए मुल्क के अंदर बिगाड़ नहीं पैदा करेगी। और जो पीटीआई इस वक्त अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रही है, इमरान नियाजी साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि उसका भी नोटिस लेंगे। न सिर्फ ये कि ये अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बल्कि हमारे दिफाई इदारों के खिलाफ भी एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात पीपुल्स पार्टी ने कहा कि नई सरकार शहबाज शरीफ की अगुवाई में बनेगी, पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जाएंगे और तब अगले साल पाकिस्तान में नए चुनाव होंगे। पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2018 के चुनाव में जो धांधली हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दुरुस्त हो गई है। अब पाकिस्तान में जब इलेक्शन होंगे उससे पहले इलेक्शन रिफॉर्म किए जाएंगे। ये वो मौका था कि पाकिस्तान के सारे जमहूरी इदारे, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, 2018 के इलेक्शंस की वजह से जो मुतनाज़ा हो चुके थे, वो इस मौका को उठाते हुए जिस अंदाज से जमहूरियत और आईन का फतह हुआ है आज, हम समझते हैं कि 2018 के जो दाग थे वो काफ़ी हद तक अब धो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अब अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होगा और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ भरेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे मॉक यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। सारी बातें सुनने के बाद साफ लगता है कि इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका पर सरकार गिराने की साजिश का इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन इसे साबित करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हैंडल करने वालों को लगता है कि इमरान खान ने जिस तरह से एक मैसेज का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए किया, उससे पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा। डिप्लोमेट्स कहते हैं कि एक फीडबैक के जरा से मैसेज को इमरान खान ने इतना बड़ा इशू बना दिया। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पाकिस्तान अमेरिका पर किस कदर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ ने भी अमेरिका पर लगे साजिश के इल्जाम को खारिज किया। आईएसआई के चीफ भी इस मामले में फौज के साथ है। इसीलिए इस बात पर किसी को हैरानी नहीं हुई कि लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करने से इनकार कर दिया। इसलिए जब इमरान खान अमेरिका की साजिश के इल्जामात को इशू बनाने की कोशिश करेंगे तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। आज पाकिस्तान से एक और हैरान करने वाली खबर आई। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई में आतंकवादी हमले के मुजरिम हाफिज सईद को 31 साल कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद पर 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। हाफिज सईद ने ही आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा बनाया था। वो जमात-उद-दावा के नाम के संगठन की आड़ में आतंकवादी साजिशों को अंजाम देता रहा है। पाकिस्तान में उसे कई बार सजा सुनाई जा चुकी है। इंटरनेशनल प्रेशर में हाफिज सईद को गिरफ्तार भी किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से आजाद होकर दहशतगर्दी को बढ़ाने में जुट जाता है। हाफिज सईद को पहले भी 2 अलग अलग मामलों में 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। हाफिज सईद वो आतंकवादी है जिसके सिर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। हाफिज सईद हिंदुस्तान का गुनहगार है। वो दहशतगर्द है जिसने 26/11 के हमले में अहम रोल प्ले किया था, सैकड़ों मासूमों की जान ली थी। आज पाकिस्तान की कोर्ट ने उसे सजा तो सुना दी, लेकिन किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार हाफिज सईद को वाकई 31 साल जेल में रखेगी, उसे सजा देगी। जैसा मैंने कहा कि वो कई बार गिरफ्तार हो चुका है और कई बार रिहा हो चुका है। हाफिज सईद के खिलाफ यह एक्शन एक दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसने दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाए हैं। इसलिए हाफिज सईद के खिलाफ जो भी एक्शन हो रहा है वो एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, अपने देश की सियासत की बात करते हैं।
आज राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। करौली में हुई हिंसा और दंगे को लेकर डीजीपी ने मुख्य आरोपी को क्लीन चिट देने की कोशिश की और हिंदू नववर्ष के मौके पर जुलूस निकाल रहे हिंदू संगठनों पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगा दिया। 7 दिन पहले 2 अप्रैल को करौली में हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव किया गया था, आगजनी की गई थी, लोगों पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला किया गया था। हिंदू संगठनों ने यह रैली पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर निकाली थी। पुलिस वहां मौजूद थी, रैली पुलिस की देखरेख में निकली। लेकिन आज राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने कहा जो हुआ उसके लिए हिंदू संगठन जिम्मेदार है, क्योंकि जुलूस में भड़काने वाले नारे लगाए गए और उसके कारण ही माहौल बिगड़ा। तो पहले ये बयान सुनिए। 1 तारीख को जो आयोजक थे उन्होंने प्रशासन को संपर्क किया, वह इस जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन द्वारा पूरा देखभाल कर उनको परमिशन दी गई, लेकिन उसमें डीजे इत्यादि चलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शांति समिति की मीटिंग भी 1 तारीख को की गई, लेकिन जिस ढंग से जुलूस निकाला गया, प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी और एक फूटाफूट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। जो प्रोवोकेशन होता है उसमें कई बार रिएक्शन होता है, जो इसका रिएक्शन है वो भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन है वो भी गलत है। ना तो जो आपको एक शर्तें दी गई थी जिसके तहत आपको जुलूस निकालना है उसके तहत आपको चलना चाहिए, त्योहार उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं हैरान हूं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि माहौल ठीक था, हिंदू संगठनों ने जुलूस में नारेबाजी की, बिना परमिशन के डीजे बजाया, मुसलमानों को भड़काया, इसलिए माहौल खराब हुआ, इसीलिए पत्थरबाजी हुई। जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन डीजीपी महोदय किस तरह गलत बयानी कर रहे हैं, इसका सबूत मेरे पास है और इसका सबूत वो एफआईआर है जो करौली हिंसा के बाद उनकी अपनी ही पुलिस ने दर्ज करवाई थी। करौली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों ने प्रशासन की परमिशन के बाद एक बाइक रैली निकाली थी। पुलिस ने पहले से रूट चेक कर लिया था। पुलिस के अफसर और पुलिस की गाड़ियां जवानों के साथ जुलूस के आगे चल रहे थे। पुलिस वाले जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जुलूस शांति से निकल रहा था, किसी तरह की भड़काऊ बातें नहीं कही गई थी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में यह भी लिखा है कि शाम के 4 बजे करीब 200 बाइक में सवार लोगों ने रैली शुरू की। बाइक रैली के साथ करौली की पुलिस भी थी। बाइक रैली के आगे एक पिकअप गाड़ी में डीजे बज रहा था और शाम करीब 5 बजे के आसपास बाइक रैली हटवाड़ा बाजार में मस्जिद के पास पहुंची। तभी अचानक इलाके के पार्षद मतलूब अहमद की घर की छत से पत्थर चलने लगे। आसपास के मकानों से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस की एफआईआर कहती है इसी दौरान मस्जिद के आसपास के घरों की छतों से अंधाधुंध पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद रैली में शामिल लोगों में भगदड़ मची। एफआईआर में लिखा है जिम वाले मकान, जिम सेंटर और आसपास के घरों से 100 से 150 लोगों की संख्या थी, जिन लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे और वो ये लाठी डंडे लेकर बाहर निकले और इन लोगों ने प्लानिंग के साथ रैली में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला किया। एफआईआर में लिखा है कि लोगों के साथ मारपीट की गई। पुलिस कह रही है कि हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, तैयारी के साथ हुआ। हिंदू संगठनों का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा था, अचानक हमला हुआ। लेकिन डीजीपी साहब ने कहा हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की, मुसलमानों को भड़काया और हालात बिगड़ गए। अब या तो डीजीपी साहब ने एफआईआर नहीं पढ़ी या फिर पुलिस ने गलत एफआईआर दर्ज की है।
आश्चर्य की बात यह कि डीजीपी एमएल लाठर ने करौली हिंसा के मुख्य आरोपी को भी क्लीन चिट देने की कोशिश की। लाठर साहब कह रहे थे मतलूब अहमद को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था। पुलिस ऐसे मौकों पर इलाके के लोकल नेताओं की मदद लेती है। उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजूद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब फिर से देखिए, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि मतलूब अहमद को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था। पुलिस ऐसे वक्त में लोकल लीडर्स की मदद लेती है। लेकिन सवाल यह, अगर मतलूब को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था तो फिर पुलिस ने ही मतलूब को आरोपी क्यों बनाया? पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है उसमें मतलूब को दंगा भड़काने वाला क्यों बताया गया? पुलिस उसकी तलाश में क्यों लगी है? एक सवाल और है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य करौली में ही है। मनीष ने 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें दिखाया था कि करौली में मतलूब और उसके आसपास के घरों की छतों पर किस तरह से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। क्या लोगों को पहले से मालूम था कि हिंदू संगठनों का जुलूस निकलेगा? उन्हें पहले से मालूम था कि वो भड़काऊ नारे लगाएंगे और उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी करनी पड़ेगी? डीजीपी साहब की बात अजीब है। हकीकत यह है कि मतलूब दंगाई भीड़ को लीड कर रहा था और मेरे पास इसका भी सबूत है। मेरे पास करौली हिंसा का एक वीडियो है। इस वीडियो में वो तमाम आरोपी आपको दिखाई देंगे जिन पर शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही बाइक रैली पर पथराव करने, जानलेवा हमले करने का आरोप है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि 2 अप्रैल को जब करौली सुलग रहा था, कांग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद दंगाइयों को लीड कर रहा था। वो फोन पर दंगाइयों को ऑर्डर दे रहा था, हिंसा के लिए भड़का रहा था। कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद ठीक उसी जगह पर मौजूद था जहां वायलेंस हुई थी। हाथों में लाठी डंडे लिए हिंसक भीड़ दुकानों, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दौड़ रही थी। इस भीड़ के साथ मतलूब आगे आगे चल रहा था। इस वीडियो में 2 अप्रैल की हिंसा के 4 ऐसे किरदार साफ साफ दिख रहे हैं जिन पर करौली में दंगे भड़काने का आरोप है। इन लोगों के नाम पुलिस की एफआईआर में है। फोन पर बात करते हुए इधर उधर घूम रहे इस शख्स का नाम है मतलूब अहमद। इस वीडियो में मतलूब अहमद भीड़ को लीड कर रहा है। पिछले 7 दिन से मतलूब अहमद फरार है। पुलिस ने उसके घर की छत से बड़ी मात्रा में ईंटें, पत्थर और बड़ी बड़ी स्लैब्स बरामद किए, लेकिन पुलिस मतलूब को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई। इस वीडियो में एक और आरोपी फहीम और उसका भाई अंशी भी हिंसक भीड़ के साथ दिख रहा है। मतलूब का भाई मुश्ताक भी हिंसा के वक्त मौके पर था। तस्वीर में दिख रहा है कि मुश्ताक पुलिस वालों से उलझ रहा है। पुलिस ने एफआईआर में जो लिखा वही बात जुलूस में शामिल आम लोग कह रहे हैं। जिन लोगों पर हमला हुआ, जो घायल हुए, वो बता रहे हैं कि मतलूब अहमद के घर से पत्थर चले, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, फिर लाठी डंडे तलवार लेकर भीड़ ने हमला किया। यही बात और पत्थरबाजी की एग्जैक्ट यही लोकेशन पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखी है। यानी जो आम लोग कह रहे हैं और जो एफआईआर में लिखा है उसमें कोई बात अलग अलग नहीं है। करौली में 2 अप्रैल को निकले जुलूस में केशवदास शर्मा भी शामिल थे। वो घायल हुए। उन्हें दुख इसी बात का कि जो मुस्लिम भाई उनके दोस्त थे, उनके बचपन के साथी थे, उन्हीं लोगों ने हमला कर दिया और इन हमला करने वालों में मतलूब भी शामिल था। हर्ष और उल्लास के साथ में रैली निकलती आ रही थी। बच्चे लोग सभी अपने वहाँ में रैली में मौजूद थे और आराम से नाचते गाते रैली में आ रहे थे। अचानक से हटवारे बाजार में आते ही मतलूब के मकान पे से इतना बड़ा पत्थर स्वामी जी की गाड़ी पर फेंका। वो गाड़ी वहीं जाम हो गई। इसके बाद में दोनों बगल से
इधर के मकानों से और उधर के मकानों से दोनों से बड़े बड़े पत्थरों की पत्थरबाजी हो गई। कम से कम 150-200 मुसलमान चक्कू और छुरी और तलवार और गड़ासे लेकर मौजूद आ गए और उन्होंने मतलब आते ही छोटे बच्चों पर और सब पे चक्कू घुसाने की कोशिश की और एक चक्कू मेरे भी लगा है, मेरे हाथ में लगा है, आप देख सकते हो। और ये देखो ये चक्कू लगा है, मेरे पैर में भी चक्कू लगा है ना, मेरे हाथ में यहाँ चक्कू दिया है, ये दोनों जगह, और मेरे मूड में आप देख सकते हो यहाँ मूड में है ना। और जो भाई वो जो मुस्लिम भाई थे जो मेरे साथ में नंबर 1 स्कूल में पढ़े हुए थे, अंशी, मुस्ताक और उसका छोटा भाई और ये मतलूब, इसको हम चाचा चाचा कहते थे, उन्होंने ही हमारी जान पर और हमारे भाइयों को मारने की कोशिश की है। मैं इनके खिलाफ सीधी FIR दर्ज कराना चाहता हूं, पर मेरी क्या है कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये मेरे साथ के लोग हैं, मेरे मोहल्ले के पड़ोस के लोग हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अचानक साहब हमें तो समझ में ही नहीं आया कि ये अचानक ही क्या हुआ। मोहल्ले में अपने दोस्त, अपने भाई जैसे लोग हमला करें तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। केशवदास ने बताया कि बाइक रैली में नौजवान लड़के भी शामिल थे, उन्हीं में एक अंशु भी था। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अंशु को हिंसा में काफी चोटें आई है, हाथ में फ्रैक्चर है। अंशु और उनका परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अंशु ने बताया कि उस पर उन लड़कों ने ही हमला किया जो उसके साथ पढ़ते थे। हम रैली में आए थे अठवारे में, तो फिर उन्होंने मतलब उधर एक भैया वीडियो बनाए थे इधर, मतलब मेरे भैया के दोस्त से मतलब है ना, तो मैं सोच रहा कि रैली की वीडियो बना रहे होंगे वो। फिर हम चल रहे नाच रहे थे, फिर पत्थर ही पत्थर फेंकने लग गए वो। फिर उन्होंने पत्थर ही पत्थर फेंके, फिर मेरे सिर में चोट लग गई, फिर मैं बल्ली के हाथ दुख गया, फिर है ना उधर से निकला, फिर है ना तो उन्होंने मुसलमानों ने मुझे डंडा से मारा, पीठ में डंडे की दी और हाथ में डंडे की दी। जिसने मारा वो तुम्हारा दोस्त था? कौन, क्या नाम था उसका? मोहम्मद जक्की था उसका नाम, मोहम्मद और जक्की था। तो पढ़ते थे क्या ये लोग? हाँ, पहले खेड़े में स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ। अच्छा, उन्होंने मारा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो जुलूस में शामिल थे, ये तो एक्टिविस्ट हैं, हो सकता है ये सच न बोल रहे हो। लेकिन जिस जगह पर पथराव हुआ उस जगह पर ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ रास्ता मंदिर को जाता है। मंदिर के रास्ते में दुकानें हिंदुओं की हैं। हमला उसी चौक पर हुआ जहां से कुछ दूरी पर मंदिर है। इस इलाके में जो दुकानदार हैं उनमें दहशत है। उन लोगों ने उस दिन का मंजर देखा था और उसे बयां किया। बढ़िया शांतिपूर्ण रैली जा रही थी, है ना, आगे जाते ही है ना पथराव हो गया। ऊपर से पथराव इन मनियारों के यहाँ से वहाँ से है ना पत्थर आए, भगदड़ मच गई। हम भी अपनी शटर बंद करके चली गए। बढ़िया रैली निकली थी 90 से की, खूब लोहासार से थोड़ा नीचे पहुंची है आगे मस्जिद तक, तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर, बहुत सारे लोगों ने पत्थरों की बारिश की है। यहीं के लोग थे सारे नीचे। मजे कुछ तो नहीं थी, राम रैली निकलती, हिंदुओं से चलते हैं ये, और कुछ नहीं है। 90 की रैली निकल रही थी ना, तो इन लोगों ने, मोमडन लोगों ने प्री प्लान से ऊपर से पट्टियां डाली थी। ये मस्जिद है ना, मस्जिद के पास में है ये अपन के हटवाड़ा बाजार, इसके अंदर। तो बाइकों पे आ रहे थे वो अपने नारा लगाते हुए, ऊपर से उन लोगों ने पत्थर बारी कर दी। नफरत किस बात के लिए, क्यों, पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। इन लोगों का मतलब प्री प्लान था, मतलब कुल मिला प्लान किस लिए भाई? क्या कोई हंगामा था? आप लोग ने तो सदियों से ये शोभा यात्राएं देखी हैं, पहले भी निकलती रही। पहली बार थोड़ी निकली है, ये तो पहले भी कई साल, बरसों, कई बार निकली है, बरसों से निकल रही है। और ये वाकई में किसी को समझ नहीं आ रहा कि प्रोवोकेशन क्या था, क्यों रैली पर हमला हुआ। अब मौका मिला तो बीजेपी ने करौली हिंसा को बड़ा इशू बनाया। बीजेपी इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है। हालांकि आज अशोक गहलोत ने करौली हिंसा की जांच होम सेक्रेटरी से कराने का आदेश दिया। राजस्थान के होम सेक्रेटरी कैलाश चंद मीणा को जांच रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने अपनी जांच की, उसकी रिपोर्ट आज आ गई। बीजेपी ने करौली हिंसा की जांच के लिए विधानसभा में डिप्टी लीडर राजेंद्र राठौड़ की लीडरशिप में 7 नेताओं की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 2 दिन करौली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार की है। आज राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया
इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली आए। बीजेपी की रिपोर्ट में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही रैली पर हमला किया गया और यह हमला पहले से प्लान किया गया था। पहले से मस्जिद के आसपास के रास्ते में पत्थर, लाठी, डंडे इकट्ठा कर लिए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले यानी 1 अप्रैल को इलाके के मुस्लिम लीडर से रैली रोकने की बात कही थी। रैली निकालने पर नतीजा भुगतने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने कोई एहतियात नहीं बरती। बीजेपी की रिपोर्ट में पीएफआई की उस चिट्ठी का भी जिक्र है जो पीएफआई ने चीफ मिनिस्टर और डीजीपी को लिखी थी। बीजेपी की रिपोर्ट कहती है कि जिस दिन दंगा हुआ उस दिन इस इलाके में मुसलमानों ने ऑटो रिक्शा, ठेले और दुकानें बंद की हुई थी। क्या इन लोगों को गड़बड़ी के बारे में पहले से पता था? करौली की घटना तो शीशे की तरह साफ है कि वो पूरे तरीके से पूर्व नियोजित थी। पीएफआई की चिट्ठी ने भी इस बात को उजागर कर ही दिया कि वहाँ किस तरीके से षड्यंत्र था, पुलिस की लापरवाही थी, राजनीतिक संरक्षण था और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निराशाजनक बयानबाजी की, और निराशाजनक भी क्या, गरिमा से गिरी हुई, कि नड्डा आए और दंगा भड़का के चले गए। मुझे लगता है किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसमें सीधे सीधे यदि कोई दोषी है तो अशोक गहलोत है। गृह मंत्री के नाते उसने बहुसंख्यक लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, उनको जानमाल का नुकसान हुआ, दुकानें जलाई गई, लोग वहाँ पर बहुत सारी संख्या में घायल हुए, एक बच्चा तो अभी जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की नीति का ये कारण था। और केवल ये घटना नहीं, राजस्थान में एक सीक्वेंस के साथ में कांग्रेस की सरकार जब आती है तो इस तरीके की लगातार घटनाएं होती हैं। बहुत पहले से जिम पे पत्थर जमा थे, छतों पे पत्थर जमा थे, लाठियां लेके किस तरीके से हमला किया गया, बाइक जलाई गई, दुकानों में आग लगाई गई। तो वो व्यक्ति पहुंच से बाहर ही ताजुब की बात है। करौली हिंसा को लेकर कांग्रेस और गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का हो, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा तब जब अमन, चैन, शांति रहे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा पृष्ठभूमि वाला कोई संगठन या दल जिसने कभी अशांति फैलाने की कोशिश की हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस अपना काम करेगी और इस हिंसा को, इस वारदात को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, कहीं के भी हों। राजनेताओं ने समझदारी की बात की, मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी एमएल लाठर की बात सुनकर सबको हैरानी हुई। जब जांच चल रही है तो डीजीपी उसका नतीजा कैसे बता सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि हिंसा क्यों हुई? एक पक्ष को क्लीन चिट और दूसरे को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है? जिस आरोपी को पुलिस खोज रही है उस आरोपी को डीजीपी पुलिस का सहयोगी कैसे बता सकते हैं? जिस आरोपी के भीड़ को भड़काते हुए वीडियो सामने आए हैं, जिसके घर से पत्थरबाजी शुरू हुई हो, पुलिस ने जिसके घर की छत से बड़ी मात्रा में पत्थर बरामद किए, डीजीपी महोदय उसे बेगुनाह कैसे बता सकते हैं? डीजीपी ने कहा कि उस पर सवाल बहुत सारे हैं। अगर हिंसा हिंदू संगठनों की नारेबाजी से भड़की, माहौल नारेबाजी से खराब हुआ, तो पीएफआई ने 2 दिन पहले की जुलूस की परमिशन को रद्द करने की मांग क्यों की थी? सरकार को चिट्ठी लिखकर हिंसा की आशंका कैसे जता दी थी? अगर हिंदू संगठनों को जुलूस में डीजे की परमिशन नहीं दी थी, तो फिर जुलूस के साथ चल रहे पुलिस अफसरों ने डीजे को रोका क्यों नहीं? अगर पुलिस ने मतलूब को मदद के लिए बुलाया था तो उसे आरोपी क्यों बना दिया? हिंसा भड़काने वाले के तौर पर उसका नाम एफआईआर में क्यों डाला गया? मुझे लगता है डीजीपी जैसे बड़े पद पर बैठे अफसर को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का असर होता है, इन्वेस्टिगेशन पर पड़ता है। हालांकि ये बात सही कि समाज में नफरत पैदा करने वाले, माहौल को खराब करने वालों का मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। वो हिंदू या मुसलमान नहीं होते, वो सिर्फ दंगाई होते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 अप्रैल को जिस दिन करौली में दंगा हुआ, उसी दिन
सीतापुर में भगवा कपड़े पहनने वाले, खुद को साधु कहने वाले एक ढोंगी ने ऐसी हरकत की जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। सीतापुर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान महंत बजरंग मुनि नाम के एक शख्स ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की। ऐसी बातें कही जिसको दोबारा कहना या सुनवाना ठीक नहीं होगा। दुख की बात यह कि खुद को साधु बताने वाले इस ढोंगी ने जानबूझकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कमेंट तब किया जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। महंत बजरंग मुनि का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर तरफ इसे कंडेम किया गया। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने बजरंग मुनि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्दी ही यह पाखंडी सलाखों के पीछे होगा। खैराबाद के बजरंग मुनि का एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल उसका संज्ञान लेकर के थाना खैराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जब इस बजरंग मुनि के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो बाबा डर गया। उसने अपने बयान पर आज माफी मांगी। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। मुंबई में आज शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। असल में महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी 5 महीने से स्ट्राइक पर हैं। मामला कोर्ट में है। क्योंकि सरकार ने सख्त रुख अपनाया, नाराज कर्मचारी आज शरद पवार के घर पर पहुंच गए। शरद पवार और अजीत पवार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके घर की तरफ जूते और चप्पल फेंके। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सैलरी और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन कर्मचारियों की मांग है कि एनसीपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसे पूरा करे। हालांकि हंगामे के दौरान शरद पवार तो बाहर नहीं आए, लेकिन उनकी बेटी और लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले बाहर आई। कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़े और कहा वो शांति से अपनी बात रखें, उनकी बात सुनी जाएगी। माझी विनम्रपणे विनंती आहे, मी त्यांना अनेक वेळा नम्रपणे विनंती केलेली आहे की मेरी आप सबसे विनती है कि शांति रखिए। पत्थर और चप्पल हम पर फेंकने से मामले का हल नहीं निकलेगा। मैं आप लोगों के साथ इसी पल चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार में मेरी बेटी और माता पिता हैं। घर में पहले मुझे उनकी सुरक्षा चेक करने दीजिए। मैं फिर नम्रता पूर्वक विनती करते हुए कहती हूँ कि मैं इसी वक्त आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। आप शांति रखिए। ऐसे माहौल में बात नहीं हो सकती। सब शांत होंगे तो बैठकर चर्चा करने को तैयार हूँ। तुम्ही शांततेत बसा, मी पुढच्या मिनिटाला बसायला तयार आहे। सुप्रिया ने जिस संयम से, जिस विनम्रता से बात की, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मामला बड़ा है। इस हड़ताल की वजह से महाराष्ट्र के करीब 250 बस डिपो बंद हैं। सरकार ने भी एक्शन लेते हुए 238 डेली वेजेस वाले कर्मचारियों की सर्विस खत्म कर दी। 297 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने इन कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने को कहा था। सरकार ने भी कहा अगर ये कर्मचारी 22 अप्रैल तक काम पर वापस आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबको उम्मीद थी अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज अचानक ये कर्मचारी शरद पवार के घर पहुंच गए। शाम को शरद पवार भी बाहर आए और कहा उन्हें भी कर्मचारियों के साथ सिंपैथी है, लेकिन इस तरीके से आंदोलन करना हो तो उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम कर्मचारियों के साथ हैं, लेकिन गलत नेतृत्व के साथ नहीं। अगर कोई गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उसका विरोध करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग यहाँ पहुंचे। संकट आने पर हम सब एक साथ रहते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। संकट आने एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अगर आप अपने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग, अपने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी से परेशान हैं, उसको लेकर चिंतित हैं, तो ऐसे मामलों से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
आज रिजर्व बैंक ने कहा कि अगले 3 महीने में किसी भी बैंक के ग्राहक किसी भी एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकेंगे। यह सुविधा शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका डेटा सेफ रहेगा, आपके कार्ड का मिसयूज नहीं हो सकेगा, कार्ड की स्कीमिंग और क्लोनिंग का खतरा नहीं होगा। एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकालने के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप पेटीएम, गूगल पे या इसी तरह का कोई और ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आप जब पैसा निकालने जाएंगे तो एटीएम की स्क्रीन पर एक बार कोड आएगा। आप अपने फोन में ऐप के जरिए इस बार कोड को स्कैन करेंगे और पैसे निकाल सकेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एसएमएस के जरिए आपकी आइडेंटिटी कंफर्म होगी और आप बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। यही नहीं, आप इस तरह से किसी और के खाते में पैसे भी भेज पाएंगे। अभी कुछ बैंक अपने ग्राहकों को अपनी एटीएम से बिना कार्ड के पैसे विड्रॉ करने की सुविधा देते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा अब यह सुविधा हर बैंक के हर ग्राहक को मिलेगी और वो किसी भी बैंक के एटीएम से बिना कार्ड के पैसे निकाल सकेगा। कार्डलेस कैश विड्रॉल इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्ड स्कीमिंग वगैरह जो स्कैम हो सकता है थैंक यू वो सब ना हो। ऑथेंटिकेशन यूपीआई के थ्रू करने का प्रपोजल है। इससे कोई भी बैंक का एटीएम है या थर्ड पार्टी एटीएम है, वाइट लेबल एटीएम से कहीं से भी कोई भी बैंक विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें सिस्टमिक क्या चेंजेस होंगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या होगा बैंक को, वो सब हम वर्कआउट कर रहे हैं। वो इश्यू करने से आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ बैंक्स वैसे अपना एटीएम में अभी भी कर रहे हैं, तो उतना लंबी नहीं होनी चाहिए प्रक्रिया। तो 2-3 महीने का अंदर इश्यूज क्रिस्टलाइज हो जाना चाहिए। असल में क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, इसमें आपका डेटा स्टोर रहता है, आपका नाम, पिन नंबर, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ। जब आप कार्ड किसी मशीन में स्वाइप करते हैं या एटीएम में डालते हैं तो कार्ड स्किमिंग और कार्ड क्लोनिंग के जरिए डेटा चोरी होने का डर होता है और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ये दोनों काम एटीएम या कार्ड स्वाइप मशीन में डिवाइस लगाकर किए जाते हैं। इसलिए कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेफ बनाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड इशू करना बंद कर देंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा शुरू होने के बाद भी बैंक कार्ड इशू करते रहेंगे। डेबिट कार्ड के जरिए भी आप पैसा निकाल पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।